अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आप जैसे कि जानते हो कि हमारा चैप्टर नंबर 5 डेप्रिसिएशन कंप्लीट हो चुका है। उसकी प्रॉब्लम्स इलस्ट्रेशन हम लोग सब कर चुके हैं। लास्ट में अब हम इसकी डेफिनेशंस देख लेते हैं, ठीक है, जो मतलब शॉर्ट आंसर्स में आ सकती हैं इजीली आपको। और आपको पता होना चाहिए कि मैं आप बहुत जल्द आपसे पैटर्न भी शेयर करूँगी, पेपर पैटर्न क्या होता है अकाउंटिंग का, इवन बैंकिंग का भी। तो उसमें मेन पार्ट होता है शॉर्ट आंसर्स का, ठीक है। तो आप शॉर्ट आंसर्स यहाँ से याद कर सकते हो। ये आपके लास्ट में बुक के बिल्कुल एंड में ग्लॉसरी गिवन है, ठीक है, वहाँ से आप लोग की सारी प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है, जिससे लास्ट ईयर आप लोगों ने आपको करवाया था मैंने। अच्छा, चैप्टर नंबर 5 की डेफिनेशंस देख लेते हैं। सबसे पहले डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज़ द ग्रेजुअल डिक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ एन एसेट expressed in monetary terms because of its usage and wear and tear. Depreciation gradual decrease मतलब ग्रेजुअल मीन्स कि आहिस्ता आहिस्ता जो कमी आती रहती है एसेट की वैल्यू में, जिसको हम मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्लेन करते हैं, मतलब पैसों में एक्सप्लेन करते हैं। क्यों आती है ये कमी? क्योंकि उसको हम यूज़ कर रहे हैं और उसको यूज़ करने से उसकी वेयर एंड टेयर होती है, ठीक है, उसकी वैल्यू कम होती है। इसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट डेफिनेशन है, डेप्रिसिएशन मे बी डिफाइंड एज द परमानेंट एंड कॉन्टीन्यूस डिमिन्यूशन इन द क्वालिटी, क्वांटिटी और द वैल्यू ऑफ एसेट। कॉन्टीन्यूस डिमिन्यूशन मीन्स कमी, कॉन्टीन्यूस परमानेंट मीन्स जो हमेशा रहेगी, और कॉन्टीन्यूस आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ जो होती जा रही है कमी। किस चीज़ में? क्वालिटी में, क्वांटिटी में और वैल्यू ऑफ एसेट में, ठीक है। ये है दो डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन। नेक्स्ट है इंटरनल डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन विच अकर्स फॉर सर्टेन इनहेरेंट नॉर्मल कॉजेज इज़ नोन एज इंटरनल डेप्रिसिएशन सच एज वेयर एंड टेयर एंड डिप्लीशन। अच्छा, हम लोग सारी टाइप्स पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। वो मैंने आपको जब चैप्टर स्टार्ट कराया था उसके स्टार्टिंग में ही उसकी टाइप्स बता दी थी, कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने बताया है कि जो इंटरनल नॉर्मल कॉजेज़ की वजह से, इनहेरेंट कॉजेज़ की वजह से डेप्रिसिएशन होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इंटरनल डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मशीनरी अंदर से ख़राब हो गई, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ़ैन है, वो काफ़ी अर्से तक चल रहा है, ठीक है, और अचानक से आपको पता है ना, फ़ैन को थोड़ा सा ऑयल डालना होता है उसकी ग्रीसिंग करने के लिए, ताकि उसके अंदर जो मशीनरी है वो अच्छे से चलती रहे। अगर आप ऑयल नहीं डालोगे और वो ऐसे ही चलती रहेगी तो हो सकता है उसमें कुछ एरर आ जाए, जंग लग जाए, कुछ ऐसे, ठीक है, तो वो चलना रुक जाए, ठीक है। अब वो उसका क्या प्रॉब्लम था? इंटरनल प्रॉब्लम था, ठीक है। तो उसकी वजह से जो जाहिर सी बात है डेप्रिसिएशन तो हो रही है ना, वो यूज़ हो रहा है तो उसकी वैल्यू कम हो रही है, तो वो जो कॉज होगा वो इंटरनल होगा, तो इसके लिए हम इसको बोलेंगे इंटरनल डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट है एक्सटर्नल डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कॉज बाय सम एक्सटर्नल रीजंस इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल डेप्रिसिएशन। अच्छा, किसी एक्सटर्नल रीज़न की वजह से, मतलब मशीनरी के अंदर प्रॉब्लम नहीं है, उसके एनवायरनमेंट में कोई ऐसा कोई रीज़न है जिसकी वजह से उसकी डेप्रिसिएशन हो रही है। अब यहाँ पे एग्जांपल तो गिवन है, सच एज ऑब्सोलेंस, एफ्लक्स ऑफ टाइम एंड एक्सटेंट। अच्छा, अब जितना वक्त गुजरता जाता है आहिस्ता आहिस्ता, टेक्नोलॉजी नहीं आती जाती है, तो जो पुरानी टेक्नोलॉजी हो जाती है वो आउटडेटेड हो जाती है, ठीक है। तो ऑब्सोलेंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया हुआ है। इफ्लक्स ऑफ टाइम भी इसी में आ जाता है कि टाइम के साथ साथ वैल्यू में कमी आती जाती है, ठीक है। या तो हो सकता है कि हमारी मशीनरी की या फिर कोई भी जो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, मतलब उसका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। अगर हम बिल्डिंग की बात करें तो बिल्डिंग के हम एक्सटर्नल डेप्रिसिएशन में एग्जांपल दे सकते हैं। उसका जो बाहर पेंट लगा हुआ था, बारिश हुई, ठीक है, धूल मिट्टी ऐसे, पता ना हवा चलती है तो उसके अंदर कितनी मिट्टी होती है, तो बिल्डिंग का बाहर का जो पेंट है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़राब हो जाता है ना, ये डेप्रिसिएशन में आ जाता है, ठीक है। और अगर इससे बड़ी एग्जांपल लें तो जिस तरह अर्थक्वेक आ गया, अर्थक्वेक आया, एक बिल्डिंग में क्रैक आ गया, ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट है एक तरह से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर एंड टेयर। द चेंज इन द शेप ऑफ एन एसेट ड्यू टू यूज़ इन बिजनेस इज़ नोन एज वेयर एंड टेयर। अच्छा, अब आपके पास कोई एसेट है, ठीक है, वो कॉन्टीन्यूसली आप यूज़ करते जा रहे हो, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता उसकी शेप में थोड़ा सा चेंज आ गया,
क्यों? क्योंकि आप उसको कॉन्टीन्यूसली बिजनेस में यूज़ कर रहे हो, ठीक है। वो जो शेप में चेंज आया उसको हम बोलते हैं वेयर एंड टेयर, ठीक है। अब जैसा फॉर एग्ज़ाम्पल क्या कहते हैं, जो होता है ये स्टैंड वाला फ़ैन होता है, ठीक है। उसकी हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं। अब देखो, अगर आप उसको 4-5 साल यूज़ करोगे तो जो उसके पंख होंगे वो भी गंदे हो जाएंगे, उसके मतलब उसकी जो पूरा स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा मैला हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, उसका पेंट ख़राब हो जाएगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपने कैसे आप अगर आप बहुत एहतियात से यूज़ करोगे तो वो अच्छा चलता रहेगा, साफ़ सुथरा रहेगा। लेकिन आप उसको बहुत ऐसे बेफिक्र के साथ यूज़ करोगे तो वो गंदा हो जाएगा। तो जो उसकी अपीयरेंस चेंज हो गई है ना, उसको हम बोलते हैं वेयर एंड टेयर। डिप्लीशन, द डिक्रीज़ इन वैल्यू प्रोपोर्शनेट टू द क्वांटम ऑफ प्रोडक्शन, फॉर एग्जांपल माइंस, क्वारीज, ऑयल वेल्स, फॉरेस्ट एक्सेट्रा। अच्छा, अब ये हमने पढ़ा था डिप्लीशन में क्या होता है, नेचुरल फैक्टर्स जो होते हैं, ठीक है, उनके अंदर जो कमी आती है उसको हम डिप्लीशन बोलते हैं। अच्छा, नेचुरल चीज़ें हमारे पास क्या अवेलेबल है, माइंस, ठीक है, जैसे नमक की कान होगी, सोने की कान हो गई, ठीक है, कोयले की कान हो गई। अब आहिस्ता आहिस्ता हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे नमक की कान है या कोयले की कान है, हम उसके अंदर से नमक निकालते रहते हैं, कोयला निकालते रहते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता वो कोयला और नमक तो ख़त्म हो जाता है वहाँ से, ठीक है। तो मतलब वो जो है वहाँ पर प्रोडक्शन हो तो नहीं ना, दोबारा हम यूज़ कर लेंगे तो वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, तो उसको हम कहते हैं डिप्लीशन। अब यहाँ पे और एग्जांपल दी हुई है ऑयल वेल्स, फॉरेस्ट की। फॉरेस्ट की एग्जांपल क्यों गिवन है, क्योंकि अगर हम लोग क्या कहते हैं उसको, फॉरेस्ट की जो ज़मीन है वहाँ से दरख्त वगैरह काट के वहाँ पे अगर बिल्डिंग्स बना दें तो एक तरह से ये भी डिप्लीशन हो गई, क्या वो चीज़ वापस तो नहीं आ सकती ना, ठीक है। नेक्स्ट है ऑयल वेल्स। अब जिस तरह आपको पता है ऑयल वेल्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर भी एक लिमिटेड अमाउंट का ऑयल है ना, जब हम लोग सारा यूज़ कर लेंगे तो नहीं आएगा, ठीक है। तो जिस तरह हम यूज़ करते जाते हैं, तो जिस तरह ऑयल के वेल में कमी आती जाती है उसको हम डिप्लीशन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी इसकी डेफिनेशन है डिक्रीज़ इन वैल्यू ऑफ वेस्टिंग एसेट इज़ कॉल्ड डिप्लेशन। अच्छा, वेस्टिंग एसेट कहते हैं ऐसे एसेट्स जिनकी वैल्यू में कमी आती जाती है ग्रेजुअली, जब हम उसको यूज़ करते जाते हैं तो उसकी वैल्यू में कमी आती जाती है, जैसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं माइंस, क्वेरीज और ऑयल वेल्स, फॉरेस्ट। नेक्स्ट है ऑब्सोलेंस, द डिक्रीज़ इन वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू न्यू इन्वेंशंस, चेंज इन हैबिट एंड टेस्ट ऑफ पीपल, इम्प्रूवमेंट्स इज़ नोन एज ऑब्सोलेंस। अच्छा, अब सिंपल वर्ड्स में जैसे ही नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो पुरानी टेक्नोलॉजी की वैल्यू कम हो जाएगी। सिंपल वर्ड्स में इसकी ये डेफिनेशन है, ठीक है। अच्छा, अब उन्होंने बोला न्यू इन्वेंशन, अगर नई इन्वेंशन आ जाए तो पुरानी इन्वेंशन की वैल्यू कम हो जाती है। चेंज इन हैबिट, अब फॉर एग्जांपल सबसे पहले एंड्रॉयड फ़ोन्स थे, ठीक है, फिर एकदम से आईफोन आ गया, ठीक है, तो लोगों की हैबिट चेंज हो गया। अब उन्होंने देखा आईफोन के फ़ीचर ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और उसके अंदर कुछ कैमरा फ़ीचर बहुत अच्छा है, एडिटिंग बहुत अच्छी हो जाती है, ठीक है, तो लोगों को अट्रैक्ट किया आईफोन और उन्होंने आईफोन लेना स्टार्ट कर दिया, तो उनकी चेंज ऑफ हैबिट हो गई, ठीक है। तो एंड्रॉयड की वैल्यू उसके लिहाज से थोड़ी कम हो गई, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है टेस्ट ऑफ पीपल। अब लोगों के टेस्ट पे डिपेंड करता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास अगर मैं ड्रेस की बात करती हूँ, अगर मैंने एक सूट ख़रीदा है और उसको लिए हुए आई थी मेरे पास कोई 1-2 महीने हो गए हैं, ठीक है, अब उसकी वैल्यू मेरी नज़र में कम हो गई है। क्यों? क्योंकि मैंने उसको ले लिया, सिलवा लिया, पहन भी लिया काफ़ी दफ़ा, ठीक है। अब जो मैं नया सूट आएगा नेट पे मैं देख लूँगी या फिर बाज़ार में जाके देख लूँगी तो मुझे वो अट्रैक्ट करेगा, मुझे ये होगा कि मैं ये ले लूँ, ठीक है। तो इस तरह वो मेरी ड्रेस की भी ऑब्सोलेंस हो गई, ठीक है, उसकी मतलब वैल्यू है उसकी लेकिन कम हो गई। क्यों? क्योंकि मैं नया ड्रेस लेने वाली हूँ। अच्छा, नेक्स्ट है फ्लक्चुएशन, द डिक्रीज और इंक्रीज इन द मार्केट वैल्यू ऑफ एन एसेट नॉट ड्यू टू यूज इज बिजनेस इज नॉन एज फ्लक्चुएशन। अच्छा, उन्होंने यहाँ पे बताया फ्लक्चुएशन क्या होता है, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ एसेट की मार्केट वैल्यू में, इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ सिर्फ बिज़नेस में यूज़ ना करने की वजह से। हम बिज़नेस में यूज़ नहीं कर रहे उसको, जो भी एसेट है हमारा, ठीक है, लेकिन फिर भी मार्केट में उसकी वैल्यू इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती रहती है, उसको हम बोलते हैं फ्लक्चुएशन। अच्छा, इसकी एग्ज़ाम्पल मैं आपको शेयर्स की दे सकती हूँ।
ठीक है। अब शेयर्स एक तरह से यूज़ हो रहे हैं बिज़नेस में और नहीं भी, ठीक है। अब शेयर्स की वैल्यू डिपेंड करती है बिज़नेस के ऊपर। बिज़नेस अच्छा जा रहा होगा तो शेयर की वैल्यू ज़्यादा होगी, बिज़नेस नहीं अच्छा जा रहा होगा तो बिज़नेस की शेयर की वैल्यू कम होगी। तो शेयर की वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है, मतलब इंक्रीज़ डिक्रीज़ होती रहती है, ठीक है। तो वो फ्लक्चुएशन काउंट होती है। नेक्स्ट है कॉस्ट प्राइस ऑफ एन एसेट। इट इंक्लूड्स ऑल द एक्सपेंसेस इन्वॉल्व इन कैरिंग एंड इंस्टॉलिंग द एसेट्स ऑफ द टू द साइट। अब आप जिस तरह के ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सारे क्वेश्चंस, उसमें काफ़ी क्वेश्चंस आए थे जिसमें हम लोगों ने एक बार के क्वेश्चन मुझे याद है जिसमें 70,000 की मशीनरी थी, या फिर आई थिंक मशीनरी थी, ठीक है, और 8,000 उसको इंस्टॉल करने में लगा था। तो उसकी टोटल जो कॉस्ट थी वो कितनी थी? 78,000। अब यहाँ पे इन्होंने यही बात बताई है, कॉस्ट हम कैसे फाइंड करते हैं? इट इंक्लूड्स ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग इन्वॉल्व इन कैरिंग एंड इंस्टॉलिंग द एसेट टू द साइट। जब तक हमारे साइट के ऊपर हम लोग वो मशीनरी अपनी इंस्टॉल नहीं कर लेते, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जांपल हम लोगों ने मशीनरी कहीं से परचेज़ किया है, हम लोगों ने वहाँ से उसको किसी ट्रक में लोड करवाया, ठीक है। वो ट्रक लेकर आया हमारी साइट पे जहाँ पे हमें चाहिए थी वो मशीनरी, ठीक है। एक तो हमने उसको परचेज़ किया, उसका खर्चा आया, फिर हम लोगों ने उसको कैरी करवा कर अपने साइट तक लेके आए, उसका खर्चा आया, ठीक है। फिर अब उसको फ़िक्स करवाना होता है, इंस्टॉल करवाना होता है, हमने वो इंस्टॉल करवाया, ठीक है। तो 3 जगह खर्चे हो गए हमारे। पहले तो हमने ख़रीदा, दूसरा हमने उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए किराया दिया, ठीक है। तीसरा हमने उसको इंस्टॉल करने के लिए, क्योंकि इंस्टॉल करने के लिए स्पेशल पीपल होते हैं, ठीक है, जिन्होंने ये स्किल्स, जिनके पास स्किल्स होती हैं, ठीक है, तो वही काम करते हैं। उसको पेमेंट की, ठीक है। तो वो सारी पेमेंट को हम ऐड करेंगे, जो हमारे पास एंड में खर्चा हमारा हुआ होगा ना, वो पूरी हमारी कॉस्ट होगी हमारे एसेट की, ठीक है। नेक्स्ट वर्किंग लाइफ ऑफ एन एसेट, द पीरियड ड्यूरिंग विच एन एसेट विल हेल्प अर्निंग इनकम ऑफ बिजनेस। वो टाइम पीरियड जिसमें एसेट हमारे बिजनेस की हेल्प करता है पैसे कमाने के लिए, उसको बोलते हैं वर्किंग लाइफ ऑफ एन एसेट। स्क्रैप वैल्यू ऑफ एन एसेट, द प्राइस एट विच एन एसेट विल बी सोल्ड एट द एंड ऑफ इट्स वर्किंग लाइफ। अच्छा, जैसे ही वर्किंग लाइफ एसेट की कंप्लीट हो गई, ठीक है, उसके बाद, क्योंकि जिस तरह हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, एक पंखे की एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि हम ना उसकी गारंटी थी कुछ 5 ईयर्स की, ठीक है। हमने 5 ईयर्स बहुत अच्छे से उसको यूज़ किया, ठीक है। और फिर हमारे माइंड में ये था कि इसकी गारंटी 5 ईयर्स की थी, तो शायद अभी तक अब इसको हम अब यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन स्टिल हम उसको 1-2 साल और यूज़ करते हैं, ठीक है, और वो अच्छी खासी परफॉर्मेंस देता है, ठीक है। फिर एक टाइम आता है उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी डल हो जाती है, थोड़ी कम हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, उसको आगे बेच देते हैं। अगर आप अब अपने घर की एग्जांपल हो, आपके पास एक पंखा और आप उसको बेचने जाओ, तो वो कुछ ना कुछ कीमत पे बिक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो जो थोड़ी सी कीमत पे वो चीज़ बिक जाती है ना, उसको हम बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। जैसे ही वर्किंग लाइफ कंप्लीट हो जाती है एक एसेट की, उसके बाद उसको जिस कीमत पे हम बेच देते हैं उसको बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। इट इज़ ऑल्सो नोन एज रेजिडुअल वैल्यू और ब्रेकअप वैल्यू। इसके 2 नाम और भी हैं। मार्केट प्राइस ऑफ एन एसेट, द प्राइस एट विच एन एसेट कैन बी सोल्ड इन द मार्केट इज़ कॉल्ड मार्केट प्राइस। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है मार्क प्राइस, ये इन्होंने थोड़ा सा मिसप्रिंट किया हुआ, मार्केट प्राइस है ये। अच्छा, अब आपको मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं, ठीक है, और आपको पता है कि मार्केट प्राइस मतलब पता होना चाहिए आपको लाजमी कि मार्केट प्राइस क्या होती है। आपको स्क्रैप वैल्यू भी मैंने पढ़ाया हुआ है सारा, ठीक है। अब मेरा मकसद ये एंड में करवाने का ये है कि हम ऑलरेडी वो चीज़ें पढ़ चुके हैं, एक्सपीरियंस कर चुके हैं, तो आपको ये आनी चाहिए। अब यहाँ पर उन्होंने लिखा मार्केट प्राइस ऑफ एन एसेट। आपको पता है हम लोग क्वेश्चन करते थे, उसमें वैल्यू ऑफ एसेट लिखते थे, फिर उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करते थे, ठीक है। उसके बाद जो उसका माइनस करने के बाद आंसर आता था वो होती थी हमारी मार्केट प्राइस ऑफ एन एसेट, ठीक है, कि मार्केट में उसकी कितनी प्राइस है, ठीक है, जिस प्राइस पे वो बिक रही थी वो, ठीक है। नेक्स्ट है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। अंडर दिस मेथड डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट विल बी इक्वल इन ईच अकाउंटिंग ईयर। अच्छा, अब वो कह रहे हैं इस मेथड के थ्रू अगर हम डेप्रिसिएशन फाइंड करते हैं तो हमारी एसेट की वैल्यू हर साल, मतलब एसेट की डेप्रिसिएशन की वैल्यू हर साल इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। अगर जैसा आप लोगों ने सबसे पहला क्वेश्चन किया था बिल्डिंग वाला, उसमें फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड था, तो हर साल
डेप्रिसिएशन सेम आ रही थी, अनलेस के मंथ कम हो जाएं, ठीक है। अगर 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो आपको पता है ऑटोमेटिकली वो हाफ़ हो जाएगा, या फिर 2-3 मंथ्स की निकालेंगे तो वैल्यू कम हो जाएगी, लेकिन वैसे वैल्यू फिक्स रहती है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, अंडर दिस मेथड डेप्रिसिएशन इज़ कैलकुलेटेड ऑन द बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट, ठीक है। अब जो हमारे पास बैलेंस आता है उसकी हम लोग डेप्रिसिएशन निकालते हैं, तो उसको हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कहते हैं, ठीक है। जो भी बैलेंस आएगा उसकी डेप्रिसिएशन निकालनी है। ये डिफरेंस तो आपको अब बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है अमोर्टाइजेशन। अच्छा, अब अमोर्टाइजेशन जो होता है, द डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ intangible assets such as patents, copyrights, goodwill etc. अच्छा, डेप्रिसिएशन होती है जो फिज़िकल चीज़ हमें सामने नज़र आ रही है, जिसको हम फिज़िकली यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उस चीज़ की वैल्यू में जो कमी आती है उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम ओन करते हैं, ठीक है, लेकिन वो फिज़िकली हमें नज़र नहीं आ रही, वो होती हैं, वो पावर हमारे पास होती है, लेकिन हम उसको फिज़िकली यूज़ नहीं कर रहे होते, ठीक है। ऐसी चीज़ों की डेप्रिसिएशन को हम बोलते हैं, ऐसी चीज़ों की डेप्रिसिएशन को नहीं, मतलब उनकी वैल्यू में जो डिक्रीज़ आता है उसको हम बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। अब यहाँ पे लिखा हुआ है द डिक्रीज़ इन वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट्स आपने पढ़ा हुआ है, आपको पता है इंटेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिनको हम फिज़िकली देख नहीं सकते, जिनको हम टच नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते, ठीक है। सच एज पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, गुडविल। अब गुडविल आपको पता है क्या होता है, आपके बिजनेस की इज्जत, रेपुटेशन, ठीक है। कॉपीराइट्स क्या होता है, अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के प्रोडक्ट को कॉपी कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग ऐसे ही नहीं किसी को कॉपी कर सकते, हम लोगों को प्रॉपर उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फ़िलिप्स का बल्ब है, ठीक है, हम लोग बिल्कुल उसको बिल्कुल A to Z उसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन हम उसको अभी सेल नहीं कर सकते मार्केट में। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल फ़िलिप के बल्ब जैसा हमने बनाया है, ठीक है, और फ़िलिप अच्छी खासी एक बड़ी कंपनी है, ठीक है। अगर उनको पता चल गया कि हमने उनके प्रोडक्ट को कॉपी करके बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी करके हम मार्केट में बेच रहे हैं, ठीक है, तो वो हम पे केस कर सकते हैं, ठीक है, और फिर हमें बहुत ज़्यादा फ़ाइन पे करना पड़ सकता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम जाते हैं फ़िलिप्स कंपनी के पास जाते हैं और वहाँ से उन्हें बोलते हैं कि हम आपके जैसा प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, तो हमें परमिशन चाहिए कि हम बना लें, ठीक है, क्योंकि हम बना खुद रहे हैं, हम सेल भी खुद ही करेंगे और डिफरेंट नाम से करेंगे, ठीक है। तो हमें सिर्फ परमिशन चाहिए कि क्योंकि प्रोडक्ट आपके जैसा है तो आपको इस चीज़ से ऑब्जेक्शन ना हो, तो वो लोग उनको राइट दे देते हैं, कॉपी राइट दे देते हैं। वो कहते हैं ठीक है, आप नेक्स्ट 5 ईयर्स तक जो आपने प्रोडक्ट बनाया है हमारे जैसा बिल्कुल कॉपी करके आप उसको सेल कर सकते हो, बेच सकते हो, बना सकते हो, ठीक है, लेकिन उसके लिए उनको एक पेमेंट करनी पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 5 साल की परमिशन ली है तो 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे, 10 साल की परमिशन ली है तो 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। वो डिपेंड करता है वो कितने पैसे डिमांड करते हैं, ठीक है। अब इससे हमें फ़ायदा क्या है, अब हमारे पास फ़ायदा ये है कि जितने साल का भी कॉन्ट्रैक्ट हमने किया है, परमिशन ली है, उतने साल का हमारे पास कॉपीराइट है। हम उतने साल तक कुछ भी कॉपी करके ना, मतलब जो प्रोडक्ट हमने जिसकी परमिशन लिया वो कॉपी करके हम मार्केट में इजीली बेच सकते हैं, ठीक है। पेटेंट्स भी ऐसे ही होता है कुछ, ठीक है। तो आई होप आपको ये कॉपीराइट्स वाली बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है फिक्स एसेट्स। एसेट्स विच हैव लॉन्ग लाइफ विच आर बॉट फॉर यूज़ फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड फिक्स एसेट्स। ऐसे एसेट्स जिनकी बहुत लंबी लाइफ होती है और जो लंबे अरसे के लिए यूज़ करने के लिए ही ख़रीदे जाते हैं, उनको हम बोलते हैं फिक्स एसेट्स। दीज आर नॉट बॉट फॉर सेलिंग पर्पजेज़। इनको बेचने के मकसद से नहीं परचेज़ किया जाता। फॉर एग्ज़ाम्पल बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी, फर्नीचर। अच्छा, अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोगों ने किसी बिज़नेस में ज़मीन खरीदी है। ज़मीन क्यों खरीदी होगी कि हम उसके ऊपर शायद बिल्डिंग बनाएंगे, या फिर हम लोगों ने डायरेक्टली कोई बिल्डिंग परचेज़ कर ली, क्यों? ताकि उसको हम बिज़नेस में यूज़ करेंगे। मशीनरी या फर्नीचर वो हमें बिज़नेस में चाहिए होगा, इसलिए हमने लिया है। अब हमारा बिज़नेस ये नहीं है कि हमने चीज़ें खरीदनी और आगे बेचनी है। हमारा बिज़नेस है कि हमने चीज़ें खरीद कर उनको यूटिलाइज़ करना है और उससे प्रॉफिट अर्न करना है। नेक्स्ट देखते हैं टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स, एसेट्स हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस which can be seen, touched and felt are called tangible assets. For example building, machinery, furniture. ऐसे assets जिनकी physical existence है, जो हमें नज़र आ रहे हैं, ठीक है,
जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं, ऐसे एसेट्स को बोलते हैं हम टेंजिबल एसेट्स। एग्जांपल्स क्या है? बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर। नेक्स्ट है इनटेंजिबल एसेट्स, अभी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसको। एसेट्स विच हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस कोई नहीं है। एंड विच कैन नॉट बी सीन, टच्ड बट कैन बी फेल्ट आर कॉल्ड इनटेंजिबल एसेट्स। अच्छा, अब उन्होंने बताया कि इसको हम देख नहीं सकते, हम इसको टच नहीं कर सकते, लेकिन फ़ील कर सकते हैं। फ़ील क्यों कर सकते हैं? एक्चुअली हमारे पास है तो सही ना वो एसेट। अब मेरे पास अगर कॉपीराइट की परमिशन है तो मैं उसको फ़ील कर सकती हूँ कि हाँ मेरे पास परमिशन है, तो मैं चीज़ें बना के बेच सकती हूँ, ठीक है, कॉपी करके किसी को बेच सकती हूँ। अब यहाँ पे एग्जांपल्स हैं इसकी, गुडविल, पेटेंट राइट, ट्रेडमार्क, ठीक है। अच्छा, ये हो गया इंटेंजिबल एसेट। नेक्स्ट है वेस्टिंग एसेट्स, एसेट्स हुज वैल्यू ग्रेजुअली रिड्यूसेस ऑन अकाउंट ऑफ यूज़ एंड फाइनली एग्जॉस्ट कम्प्लीटली आर कॉल्ड वेस्टिंग एसेट्स। ऐसे एसेट्स जिनकी वैल्यू इस्तेमाल के साथ साथ कम होती जाती है और एक ऐसा टाइम आता है कि वो पूरी तरह उस एसेट की वैल्यू ख़त्म हो जाती है। अच्छा, अब ऐसे एसेट्स होते हैं माइंस एंड फॉरेस्ट, ठीक है। जिस तरह आपको पता है बहुत से बड़े बड़े जंगल थे पुराने ज़माने में, ठीक है, तो वो अब उनको काट काट के वहाँ की लकड़ी यूज़ करके वहाँ पे बिल्डिंग बना दी गई हैं, ठीक है, वहाँ पे हाउसिंग स्कीम्स बना दी गई हैं, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी वैल्यू कम हो गई, बिल्कुल ख़त्म हो गई। माइंस की मैं एग्जांपल दे चुकी हूँ आपको, नमक की कान हो गई या कोयले की कान हो गई, हम आहिस्ता आहिस्ता उनको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। फिर एक टाइम आएगा कि बिल्कुल वो कान ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, नमक ख़त्म हो जाएगा वहाँ से, कोयला ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे एसेट्स जिनको हम यूज़ करते हैं ग्रेजुअली, और एक टाइम आता है कि वो बहुत, मतलब ये हमें पता नहीं कि कब आएगा वो टाइम, लेकिन एक टाइम आएगा कि वो उसकी वैल्यू बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो एसेट्स वहाँ से जो हम चीज़ निकाल रहे थे वो ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसे एसेट्स को हम बोलते हैं वेस्टिंग एसेट्स। रिजर्व, द पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट विच इज़ नॉट पेड टू प्रोप्राइटर but it is kept apart from meeting some known or unknown losses is called reserve। अच्छा, ऐसा हमें जो प्रॉफिट होता है ना, उसमें से एक छोटा सा हिस्सा जो कि हम साइड पे सेव करके रख लेते हैं, जो कि हम शेयर होल्डर्स को आगे से नहीं देते, ठीक है। और वो संभाल के हम क्यों रखते हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमें आगे ज़रूरत पड़ गई, ठीक है, अचानक से कोई खर्चा आ गया, हमें ज़रूरत पड़ गई, तो हम उन रिज़र्व्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल्स क्या दी हुई हैं? रिज़र्व फंड, कंटिजेंसी फ़ंड, डिफरेंट तरह के फ़ंड्स का नाम लगाकर हम लोग सेविंग करते हैं, ठीक है। अब इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल जो हमेशा हर बार मैं आपको देती हूँ, जिस तरह सैलरी आती है तो आपके अब्बू आपकी अम्मी के हाथ में रख देते हैं कि आपने खर्चा करना है, ठीक है। तो आपकी अम्मी क्या करती हैं? बहुत कंजूसी के साथ थोड़ा थोड़ा खर्चा करती हैं, बीच में कोशिश करती हैं वो पैसे बचा लें, ठीक है, और वो बचा भी लेती हैं और बचा के संभाल के रख लेती हैं, किसी को नहीं पता होता। फिर अचानक से जब ज़रूरत पड़ती है, कोई इमरजेंसी हो जाती है, तो अम्मी से पूछो तो अम्मी के पास पैसे होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उन्होंने थोड़े थोड़े संभाल के रखे होते हैं, उन्होंने सेविंग की होती है थोड़ी थोड़ी। अच्छा, नेक्स्ट है रेवेन्यू रिज़र्व। Profit earned by a business through its normal activities is determined at the end and through profit and loss account। अच्छा, प्रॉफिट जो होता है बिज़नेस का, ठीक है, वो साल के एंड में डिटरमाइन किया जाता है, फाइंड किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू। द पोर्शन ऑफ सच प्रॉफिट विच इज़ नॉट पेड टू द प्रोप्राइटर बट केप्ट अपार्ट इज़ नोन एज रेवेन्यू रिज़र्व। वो पोर्शन हमारे प्रॉफिट का जो कि हम प्रोप्राइटर को, मतलब जो बिज़नेस मैन है जिसको प्रॉफिट चाहिए मेन सारा, ठीक है, हम उसको पे नहीं कर रहे, उसमें से एक छोटा सा पार्ट अपने पास संभाल के रख रहे हैं, उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू रिज़र्व, ठीक है। वो रिज़र्व की ही टाइप है रेवेन्यू रिज़र्व। जनरल रिज़र्व, अच्छा अभी आगे सारी रिज़र्व्स की एक तरह से टाइप्स आ गई हैं। जनरल रिज़र्व, रिज़र्व विच इज़ क्रिएटेड नॉट फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पज़ बट फॉर स्ट्रेंथनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस इज़ नोन एज जनरल रिज़र्व। रिज़र्व फंड, कंटिजेंसी फंड। अच्छा, अब उन्होंने बताया कि हम वो रिज़र्व किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, किसी एमरजेंसी के लिए नहीं रख रहे, हम उसको रख रहे हैं अपनी फ़ाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए कि अब इससे हमारी फ़ाइनेंशियल पोजीशन कैसे स्ट्रेंथन हो रही है। अगर हम अपने पास रिज़र्व्स रखते जाएंगे, सेविंग करते जाएंगे, तो अगर हमें अचानक से ज़रूरत पड़ जाएगी, हमें किसी के पास जाके लोन नहीं लेना पड़ेगा, हमारी अपनी फ़ाइनेंशियल पोजीशन इतनी अच्छी होगी, इतनी स्ट्रॉन्ग होगी कि हम अपने पैसे ही यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं,
नेक्स्ट है स्पेसिफिक रिजर्व. रिजर्व क्रिएटेड फॉर एनी स्पेशल पर्पज इज नॉन एज स्पेसिफिक रिजर्व. डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, डिबेंचर सिंकिंग फंड. अच्छा, किसी मेन मकसद के लिए रिज़र्व बनाया जाए तो उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रिज़र्व. ठीक है, अब यहाँ पर डिविडेंड इक्वलाइजेशन फ़ंड और डिबेंचर सिंकिंग फ़ंड की एग्जांपल दी है. अब मैं इसको बहुत ज़्यादा एलेबोरेट करके आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि अगर कभी ऐसा हो कि हमारी कंपनी को इतना ज़्यादा प्रॉफिट ना हो, लेकिन आपको पता है शेयर्स बिके होते हैं, तो शेयर्स के ऊपर हम लोग को डिविडेंड लाजमी देना होता है अपने शेयर होल्डर्स को. ठीक है, तो हम लोग एक रिज़र्व बना लेते हैं, डिविडेंड इक्वलाइजेशन. ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता हर साल थोड़े पैसे उसमें जमा करते रहते हैं. ठीक है, हर साल प्रॉफिट हो रहा है, हम लोग हर साल थोड़े पैसे सेव कर रहे हैं. अचानक से एक साल में हमें लॉस हो गया. ठीक है, अब हमने डिविडेंड तो पे करना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि वो जो हमने पैसे इतने ज़्यादा सेव करके रखे हुए थे डिविडेंड इक्वलाइजेशन फ़ंड में, हम उसमें से थोड़े से पैसे निकाल के लोगों को डिविडेंड दे देते हैं. अब इससे फ़ायदा क्या होता है कि उन्हें लगता है कि प्रॉफिट हुआ है और एक्चुअली हमें लॉस हुआ होता है. लेकिन इससे ये होता है कि हमारी कंपनी की, हमारे बिज़नेस की वैल्यू सेम रहती है. उन्हें हमें मतलब हमारे बिज़नेस की फ़ाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रेंथन रहती है. नेक्स्ट है कैपिटल रिज़र्व. प्रॉफिट में अराइज फ्रॉम सोर्सेज अदर दैन द नॉर्मल ट्रेडिंग एक्टिविटीज़. सच प्रॉफिट इज़ नोन एज कैपिटल प्रॉफिट. एनी रिज़र्व क्रिएटेड आउट ऑफ सच प्रॉफिट इज़ कॉल्ड कैपिटल रिज़र्व. अच्छा, बिज़नेस एक्टिविटीज़ या ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के अलावा किसी और सोर्स से हमें प्रॉफिट अर्न हो रहा है. ठीक है, तो ऐसे प्रॉफिट को हम कहते हैं कैपिटल प्रॉफिट. ठीक है, और उस कैपिटल प्रॉफिट का हम एक रिज़र्व बना देते हैं जिसको हम कैपिटल रिज़र्व कहते हैं. नेक्स्ट इज सीक्रेट रिज़र्व. रिज़र्व विच इज़ नॉट डिस्क्लोज थ्रू बैलेंस शीट और द बुक्स ऑफ अकाउंट इज़ कॉल्ड सीक्रेट रिज़र्व. अच्छा, ऐसा रिज़र्व मतलब हम लोगों ने कुछ पैसे ऐसे छुपा के रखे हुए हैं जो कि हम अपनी बैलेंस शीट में या फिर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में कहीं पे भी शो नहीं करते. ठीक है, लेकिन वो हमने बहुत ज़्यादा सीक्रेट रिज़र्व रखा हुआ है एमरजेंसी के लिए, कि अचानक से अगर ज़रूरत पड़ जाए तो हम यहाँ से पैसे ले सकते हैं और उसको एक कैपिटल की तरह इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं. ठीक है, ऐसे रिज़र्व को हम बोलते हैं सीक्रेट रिज़र्व. ये थी सारी डेफिनेशंस. बहुत ईजी थी, मेरा नहीं ख्याल मुश्किल थी जो समझ ना आई हो, लेकिन स्टिल कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे पूछ लेना.